गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो बच्चा बेटा जिस समय वीडियो देख रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मुझे उम्मीद है बेटा आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और आपको बता दूं बेटा मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा आज नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेटा सीए फाउंडेशन की फाइनल अकाउंट की जो हमने वीडियो बनाई थी उनके आगे कंटिन्यूशन के अंदर है बेटा एडजस्टमेंट नंबर 13 से लेकर बेटा एडजस्टमेंट नंबर 20। और बेटा एडजस्टमेंट नंबर 13 से लेकर एडजस्टमेंट नंबर 20 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है बेटा? गुड्स। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है लॉस बाय फायर। अगर मेरे गोदाम में आग लगी तो दो बातें बेटा, या तो मेरी गुड्स के अंदर आग लग जाएगी या मेरे फर्नीचर के अंदर आग लगेगी। तो इसको हमने नाम दिया 13 की ए एडजस्टमेंट और 13 की बी एडजस्टमेंट। उसके बाद है गुड्स गुड्स गुड्स। गुड्स हमने चैरिटी के रूप में दे दी, गुड्स हमने फ्री सैंपल के रूप में दे दी, गुड्स बेटा हमने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर ली तो जिसको क्या बोला गया? ड्राइंग। उसके बाद बात करता है गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज एंड इन स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड गुड्स इन ट्रांजिट। इन सब के अंदर गुड्स 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 आएगा ही आएगा। तो गुड्स से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट आपकी सीए फाउंडेशन के फाइनल अकाउंट के अंदर आती हैं वो सारी एडजस्टमेंट बेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। इससे पहले कि बेटा हम क्लास स्टार्ट करें मैं बता देता हूं एडजस्टमेंट नंबर 13 और एडजस्टमेंट नंबर 19 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़े से ज्यादा ध्यान से देखनी है। बाकी तो बड़ी इजी है, आप इजीली कर भी लेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट करते हैं 13, और 13 की भी कौन सी एडजस्टमेंट? ए, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर। और इस फायर में किस चीज के अंदर आग लगी? गुड्स के अंदर आग लगी। तो ये एडजस्टमेंट हम करनी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? नॉर्मल। और दूसरा कौन सा लॉस होता है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस वो जो नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टांसिस की वजह से नहीं होता, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस की वजह से होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ये सब एबनॉर्मल रीजंस की वजह से जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। और नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टांसिस की वजह से जो लॉस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस होना ही होना होता है, हमारे इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत कम होता है, और यू कैन से दैट ना के बराबर हमारे इसके ऊपर क्या होता है? कंट्रोल। मेन बात क्या है? नॉर्मल लॉस का मार्केट में इंश्योरेंस अवेलेबल ही नहीं होता, जबकि एबनॉर्मल लॉस का मार्केट में इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। मैंने ये नहीं कहा कि हमने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है, मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस का मार्केट में इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो एबनॉर्मल लॉस का क्या करवा सकते हैं? इंश्योरेंस। अब बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने गुड्स परचेज करी, उसमें से 10,000 रुपीज की गुड्स ऐसी थी जो मेरे गोदाम में पड़ी थी और उसके अंदर क्या लगी? आग। अब इसका क्या करें? इसकी दो बातें बेटा, या तो इसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होगा या इसका इंश्योरेंस करवा रखा होगा। अगर इसका इंश्योरेंस ही नहीं करा रखा तो 10,000 मेरा क्या हो गया? लॉस। और ये 10,000 कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा कि मेरा क्या हो गया? लॉस। दूसरी बात, अगर मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है तो फिर से दो बातें। हाँ, फिर से कितनी बातें? दो बातें। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं 100% पैसा पे करने के लिए तैयार हूं। 10,000 का 100% कितना हो गया? पूरे के पूरे 10,000। ये 10,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए तैयार है, पे करे नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी 10,000 में से 10,000 रुपीज पे करने के लिए तैयार है तो प्रैक्टिकली मुझे लॉस कितने रुपए का हुआ है? 0 रुपए का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कई बार 100% पेमेंट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी कहती है आई एम रेडी टू पे ओनली एंड ओनली 7,000। अगर 10,000 की गुड्स में से बेटा इंश्योरेंस कंपनी 7,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी है तो मुझे प्रैक्टिकली लॉस कितने रुपए का हो गया? 3,000 रुपीज का। तो जो भी मेरा लॉस हुआ होगा, फर्स्ट केस में 10,000 था, पीएनएल में डेबिट कर दिया। इस केस में शून्य है, पीएनएल में डेबिट कुछ जाएगा नहीं। इस केस में लॉस 3,000 रुपीज का है, पीएनएल में क्या चला जाएगा? डेबिट। यहां मैंने इंश्योरेंस ही नहीं करा रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड सेकंड केस में इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपीज पे करने के लिए एग्री है, रेडी है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में चले जाएंगे 10,000 रुपीज। और थर्ड केस में बेटा 7,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए रेडी है तो 7,000 रुपीज बैलेंस शीट के एसेट साइड में चले जाएंगे। इस चार्ट को बेटा मैं एक बार फिर से जूम करता हूं और इसकी फाइनली ट्रीटमेंट देखते हैं। हम क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले बेटा 10,000 रुपीज की गुड्स में आग लगी, 10,000 रुपीज परचेज में से कर दिए जाएंगे माइनस। परचेज में से क्या कर दिए जाएंगे? माइनस। कोई भी सिचुएशन हो, हम इसको नाम देते हैं फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, कोई सी भी सिचुएशन हो, ये 10,000 रुपीज परचेज में से माइनस होंगे ही होंगे।
फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती थी, हमने इंश्योरेंस कराई नहीं रखा, 10 के 10,000 रुपीज का लॉस, 10,000 रुपीज पीएनएल में डेबिट कर दो। सेकंड सिचुएशन क्या कहती थी, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं 100% पैसा दे दूंगी, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट करी नहीं है, प्रॉमिस कर रही है कि साहब मैं आपको पेमेंट कर दूंगी 10,000 रुपीज़ की, तो 10,000 रुपीज़ हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। 10 में से इंश्योरेंस कंपनी 10 पे करने के लिए रेडी है, तो प्रैक्टिकली मेरा लॉस कितना हो गया बेटा, शून्य। थर्ड केस था, इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपीज़ में से 7,000 रुपीज़ पे करने के लिए एग्री है, पे किए नहीं है, तो ये 7,000 मुझे फ्यूचर में मिलेंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चले जाएंगे 7,000 रुपीज़, और प्रैक्टिकली मुझे 3,000 रुपीज़ का लॉस हो गया है, 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ चले जाएंगे, डेबिट। अभी तो एडजस्टमेंट नंबर 13 की सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने 13 की कौन सी एडजस्टमेंट कर ली बेटा, ए। मुझे उम्मीद है बेटा आपको 13 की ए एडजस्टमेंट सारी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा एडजस्टमेंट नंबर 13 की बी एडजस्टमेंट, लॉस बाय फायर। और फायर में क्या चीज मेरी डिस्ट्रॉय होगी बेटा, फिक्स्ड एसेट। बात करते हैं बेटा इसकी। फॉर एग्जांपल ये आपका करंट ईयर है, करंट ईयर के फर्स्ट डे, करंट ईयर के बेटा फर्स्ट डे आपको बताया जाता है कि आपका फर्नीचर है 2 लाख रुपीज का। मैंने कहा ठीक, आगे बता। कह रहे हैं और 50,000 रुपीज के फर्नीचर में आग लगी। यहां तक तो सारी बातें सही हैं, इसके बाद दिमाग लगना हो जाएगा बेटा स्टार्ट। कैसे, फर्स्ट केस, डेट ऑफ फायर इज मिसिंग। क्वेश्चन में कहता है 50,000 रुपीज के फर्नीचर में आग लगी, दैट्स ऑल। कब आग लगी बता ही नहीं रहा, तो हम ये जूम करेंगे कि फर्स्ट डे ऑफ ईयर फायर लगी है, आग लगी है, और ये 50,000 रुपीज का फर्नीचर पहले ही दिन जल के खाक हो गया। तो रिमेनिंग फर्नीचर कितने का बचा, 1,50,000 रुपीज का। अब इसकी फिर वही बातें, 50,000 रुपीज के फर्नीचर में आग लगी है, तो इसकी फिर कितनी बातें बेटा, दो। पहली बताएं क्या, सर वही इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, और दूसरी मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर मैंने इसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो 50 के 50,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस, और लॉस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट। अगर मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी पूरे 50,000 रुपीज पे करने के लिए एग्री है, तो मेरा प्रैक्टिकली लॉस कितना हो गया, जीरो। और अगर इंश्योरेंस कंपनी सम पार्ट फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज पे करने के लिए एग्री है, तो मेरा प्रैक्टिकल लॉस कितना हो गया, 10,000। जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए एग्री है, रेडी है, तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और जो मेरा प्रैक्टिकली लॉस हो गया वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट। फिर से बेटा इसके 3 केस हो गए, हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट केस, इसको नाम देते हैं सेकंड केस, इसको नाम दे देते हैं थर्ड केस। मेरे कितने रुपए के फर्नीचर में आग लगी, 50,000 रुपीज में। क्या डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में गिवन है, आंसर इज नो। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि साल के पहले दिन आग लगी, 50,000 रुपीज के फर्नीचर में आग लगी, और इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा, तो 50,000 रुपीज का लॉस हो गया, लॉस पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस हमने करवा रखा है, और इंश्योरेंस कंपनी कहती है आई एम रेडी टू पे एंटायर 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, लॉस हो गया शून्य। और अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया मैं तो सिर्फ 40,000 रुपीज पे करूंगी, तो 40,000 रुपीज बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, और बाकी जो प्रैक्टिकली मुझे 10,000 रुपीज का लॉस हुआ है पीएनएल में क्या चला जाएगा, डेबिट। इन सब सिचुएशन में फर्नीचर 50,000 जितने रुपए के फर्नीचर में आग लगी है वो क्या होगा बेटा, माइनस। 50,000 का फर्नीचर क्या हो जाएगा, माइनस फर्नीचर में से, बाकी जो 150 का फर्नीचर बच गया इसके ऊपर अब आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि फर्नीचर पे 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये बेटा 150 पे बाकी 10% के हिसाब से क्या चार्ज कर लेंगे आप, डेप्रीशिएशन। एक बार फिर बता रहा हूं बेटा, साल के पहले दिन फर्नीचर कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का। कितने रुपए के फर्नीचर में आग लगी, 50,000 रुपीज में। क्या डेट ऑफ फायर दे रखा है, आंसर इज नो। तो क्या एज्यूम किया हमने, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मेरे गोदाम में क्या लगी, आग लगी, मेरे बिजनेस में आग लगी, और 50,000 रुपए का फर्नीचर आग से खराब हो गया। दो बातें, या तो मैंने उसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, या मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर मैंने उसका इंश्योरेंस ही नहीं करा रखा तो 50 के 50,000 रुपीज का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा तो फिर दो बातें सामने आएंगी, या तो इंश्योरेंस कंपनी एंटायर पैसा देने के लिए एग्री हो जाएगी, या सम पार्ट ऑफ मनी मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी 50,000 रुपीज देने के लिए एग्री हो जाएगी तो 50,000 रुपीज बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, और मेरा प्रैक्टिकली लॉस हो गया जीरो। और अगर इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी है, तो 40,000 रुपीज बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, और बाकी 10,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस, जो पीएनएल में क्या चला जाएगा, डेबिट। इन सब सिचुएशन में जो 50,000 रुपीज का फर्नीचर है वो तो माइनस होगा ही होगा, ये 50 पीएनएल में इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं, ये जीरो पीएनएल में पूरे 50,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, 10,000 पीएनएल में लॉस, और 40,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अलग अलग सिचुएशन के मैंने आपको अलग अलग बता दिए आंसर। लेकिन
ये जब था जब डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में, डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में क्या बेटा, मिसिंग। अगर इसी क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर दे रखा होता, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे बेटा, सेम फिगर लेके चलेंगे। साल के पहले दिन हमारे पास फर्नीचर है 2 लाख रुपए का। क्वेश्चन में कहता है 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद मेरे 50,000 रुपीज के फर्नीचर में, जिसकी 50,000 वैल्यू साल के पहले दिन थी, इसमें आग लगी और ये आग से खराब हो गया। तो जिस दिन आग लगी, जिस दिन डेट ऑफ फायर है, उस दिन पहले तो इसकी मुझे क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, वैल्यू। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कहता है डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर पे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 50,000 रुपीज के फर्नीचर में आग लगी, 10% डेप्शन है बेटा 10/100, और 6 महीने बाद आग लगी है, तो 6 महीने का डेप्शन चार्ज होगा 6/12। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2500। 50,000 में से 2,500 डेप्रिशिएट हो चुका, तो बाकी कितना बचा, 47,500। ये 2,500 का जो डेप्रिशिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चला जाएगा, डेबिट। ठीक है जी। अब फिर वही बातें, या तो मैंने इसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, या मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर मैंने इसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो पूरे 47,500 का लॉस, और इंश्योरेंस कंपनी देगी 0 पैसा। इंश्योरेंस करवा रखा है तो फर्स्ट केस इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देने के लिए तैयार होगी, तो लॉस हो गया 0। इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा, फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपये पे करने के लिए तैयार होगी, तो बाकी 7500 का लॉस। अगर आप इस चार्ट, अगर आप इस चार्ट और इस चार्ट को देखें, तो मुझे उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। यहां जब बेटा डेट ऑफ फायर मिसिंग था, तो मैंने पूरे 50,000 रुपीज की ट्रीटमेंट करी थी। यहां पर जब डेट ऑफ फायर मुझे दिया कि 6 महीने बाद डेट ऑफ फायर है, तो मैंने पहले इसको 6 महीने से डेप्रिशिएट करा, और 6 महीने की जो डेप्रिशिएशन है बेटा, वो मैंने पीएनएल में डेबिट करी। उसके बाद जो फिगर सामने आया, आप देखना इसका इंश्योरेंस करवाया है या नहीं करवाया, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस ऑन लॉस बाय फायर ऑफ फर्नीचर निकलेगा। ठीक है सर। सर इसमें फिर बाकी इस 1.5 लाख का क्या करेंगे, अरे इस 1.5 लाख रुपए की सेम ट्रीटमेंट रहेगी, इसके ऊपर एंटायर ईयर, फुल ईयर का क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन, और वो डेप्रीशिएशन फिर पीएनएल में क्या हो जाएगा, डेबिट। और फिर बैलेंस शीट में फर्नीचर 150 माइनस 150 का डेप्रीशिएशन, 150 का डेप्रीशिएशन भी पीएनएल में जाएगा, और ये 2500 का डेप्रीशिएशन भी पीएनएल में जाएगा। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इस 150 में से 150 का डेप्रीशिएशन, जो 10% के हिसाब से 15,000 बनता है, 135 फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। मुझे उम्मीद है बेटा एडजस्टमेंट नंबर 13 आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, 13 की ए और 13 की बी। फटाफट से बेटा मेरी तरफ देखें। हमने सबसे पहले क्या करा बेटा, लॉस बाय फायर। इसके कितने केस करे, 2। फर्स्ट इज गुड्स एंड सेकंड इज फिक्स्ड एसेट। गुड्स और फिक्स्ड एसेट में क्या डिफरेंस है, सर गुड्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो गुड्स में आग जब मर्जी लगे, डेट ऑफ फायर ऑफ गुड्स कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा फिक्स्ड एसेट की डेट ऑफ फायर से फर्क पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। अगर 10,000 रुपीज के गुड्स में आग लगी है, तो दो बातें, या तो इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा या इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, तो पूरे 10,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा, पीएनएल में डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देगी ही नहीं, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, और परचेज में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। दूसरा केस बेटा, अगर मेरी गुड्स 10,000 रुपीज में आग लगी और मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो फिर इसकी दो बातें, या तो इंश्योरेंस कंपनी एंटायर पैसा पे करने के लिए तैयार है, तो 10,000 रुपीज जो इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए तैयार है, वो 10,000 रुपीज आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। और अगर 10 में से 7 पे करने के लिए रेडी है, तो 7 बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन 3,000 पीएनएल में डेबिट। और गुड्स जो जिनमें आग लगी है, वो बेटा परचेज में से माइनस होगी ही होगी। दूसरी हमने बात करी किसकी बेटा, फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट में ध्यान रखना है, डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में गिवन है या डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर मिसिंग है, तो मैं साल के पहले दिन डेट ऑफ फायर मानकर और पहले ही दिन उसके अंदर आग लगा दूंगा, और उस फुल वैल्यू के हिसाब से उसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर गिवन है, तो डेट ऑफ फायर तक की डेप्रीशिएशन पीएनएल में डेबिट जाएगी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके फिर दो केस बनेंगे, या तो उसका इंश्योरेंस करवा रखा है या उसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। ये 13 की बी एडजस्टमेंट बेटा, और ये भी बेटा 13 की बी एडजस्टमेंट। दोबारा दिखाता हूं आपको, यहां पर डेट ऑफ फायर मिसिंग है, तो पूरे 50,000 रुपीज के हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया। रिमेनिंग 150 पे तो डेप्शन लगेगा ही लगेगा, और वो डेप्शन माइनस करके बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर गिवन है कि 6 महीने बाद आग लगी है, तो बेटा पहले जिसमें आग लगी उस पर 6 मंथ का डेप्शन कैलकुलेट करेंगे, वो डेप्शन पीएनएल में डेबिट जाएगा। ये डेप्रीशिएशन की वैल्यू आग लगने वाली वैल्यू में से माइनस करके एक्चुअल वैल्यू आएगी, उस दिन की एसेट की वैल्यू आएगी जिस दिन आग लगी है। इसके फिर
वही केस इंश्योरेंस करवा रखा है नहीं करवा रखा उसके हिसाब से पीएनएल और इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड होगा। और जो ये 150 का रिमेनिंग फर्नीचर बच गया, और यू कैन से दैट जो फिक्स एसेट बच गई जिसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रखी, उसके ऊपर नॉर्मल डेप्शन लगा के जो बैलेंस शीट फिगर आएगा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। मैंने बेटा लास्ट के 2-3 मिनट में थोड़ा सा स्पीडली बोला है, अगर आपको लगे कि मैंने स्पीडली बोला है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। दिस इज आवर एडजस्टमेंट नंबर 13। यही एडजस्टमेंट बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली थी, बाकी एडजस्टमेंट तो यूं चुटकियों में करा दूंगा बेटा, बहुत 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 आसान है। एडजस्टमेंट नंबर 14, गुड्स। गुड्स को हमने क्या किया बेटा, दान दे दिया। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ बेटा आपके लिए, आसान आसान सी एडजस्टमेंट है। अब हमने गुड्स को क्या किया बेटा, दान दे दिया। ठीक करा सर आपने, गुड्स को दान दे दिया। तो गुड्स हम लाए किसके लिए थे, परचेज करके बेचने के लिए, लेकिन हमने गुड्स को क्या दे दिया, चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी दो ट्रीटमेंट होंगी, बड़ी आसान आसान। पहली, इसको आप परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस, और दूसरी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस दान को खर्चा मानते हुए क्या कर देंगे, डेबिट। दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 14। बिल्कुल सही बात है। जब हमने गुड्स परचेज करी थी बेचने के लिए तो हमने इसको परचेज अकाउंट में डेबिट किया था, फिर इन गुड्स को मैंने दान दे दिया, बेचा नहीं दान दे दिया। मैं इसका एग्जांपल एक हमेशा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा मेरी बेकरी की दुकान है, मैं बिस्कुट 10 रुपए का एक बिस्कुट का पैकेट परचेज करके लाया है सेल करने के लिए, तो मैंने उसको परचेज में डाल रखा है। एक भिखारी आया, मैंने उसको 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट दान में दे दिया, तो बेटा मैं उसको परचेज में से पहले माइनस करूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चैरिटी के नाम से डेबिट करूंगा। एडजस्टमेंट नंबर 15, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जैसे हम टीचर्स के पास बड़े बड़े राइटर्स आते हैं और अपनी गुड्स के सैंपल ले जाते हैं, अपनी बुक्स के सैंपल ले जाते हैं, सो दैट कि हमें अगर वो सैंपल अच्छा लगे तो हम बच्चों को बुक्स क्या करें, रिकमेंड करें। तो किसी ने अपनी गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको लगता है ये एडवर्टाइजमेंट है? जी हाँ, ये प्योर एडवर्टाइजमेंट है। इसका करना क्या है, वही ट्रीटमेंट। हम ये गुड्स लाए किसके लिए थे बेटा, बेचने के लिए, लेकिन हमने बेची नहीं, फ्री सैंपल के रूप में दे दी। तो सबसे पहले परचेज में से क्या करेंगे, माइनस, दोबारा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। सर ये ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट सेम है, हाँ, लेकिन जब इसको पीएल में डेबिट करोगे तो चैरिटी के नाम से डेबिट करोगे, और जब इसको पीएल में डेबिट करोगे तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या फ्री सैंपल के नाम से क्या करेंगे, डेबिट। एडजस्टमेंट नंबर 14, एडजस्टमेंट नंबर 15 खत्म। बारी किसकी है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 16, गुड्स की बेटा हमने क्या करी, ड्राइंग। मतलब पर्सनल पर्पज के लिए हम गुड्स निकाल गए। इसकी सेम ट्रीटमेंट, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे, और दोबारा इसका क्या करेंगे, ड्राइंग में प्लस कर देंगे। हाँ, ड्राइंग में क्या कर देंगे, प्लस। और ड्राइंग का करते क्या है सर, सबको मालूम है, ड्राइंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से क्या हो जाती है, माइनस। तो जितने रुपए की गुड्स मैं पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस से निकाल के ले जाऊंगा, उतने रुपए की गुड्स ड्राइंग मानते हुए कैपिटल में से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या हो जाएगी, माइनस। तो एडजस्टमेंट नंबर 14, 15 और 16, इन सब में एक चीज तो कॉमन है ही है, परचेज में से माइनस, परचेज में से माइनस, परचेज में से माइनस। ये दान दिया था, दान के नाम का पीएनएल में डेबिट कर दें टू चैरिटी। फ्री सैंपल दिया था, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट के नाम से पीएनएल में डेबिट कर दें। ये ड्राइंग है, ड्राइंग में प्लस कर दें, और यू कैन से दैट ये ड्राइंग फिर अल्टीमेटली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से क्या हो जाएगी, माइनस। एडजस्टमेंट नंबर 14 बेटा खत्म हो गया, 15 खत्म हो गया, 16 खत्म हो गया। बारी किसकी आई, एडजस्टमेंट नंबर 17। देखें जरा ध्यान से क्या कहते हैं, गुड्स सोल्ड, गुड्स मैंने बेच दी, एंड डिस्पैच, डिस्पैच भी कर दी, फिर क्या हो गया, बेच भी दी और फिजिकली मेरे गोदाम में भी नहीं है, मैंने दे भी दी फिजिकली भी, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। कोई बात नहीं, अगर आपने गुड्स सोल्ड कर दी प्लस डिस्पैच कर दी लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब इसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पहली बात तो हम इसको सेल में क्या कर देंगे, प्लस। दूसरी बात हम इसको डेटर में क्या कर देंगे, प्लस। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपीज की सेल करी, गुड्स सेल कर दी, डिस्पैच भी कर दी, प्रैक्टिकली मेरे गोदाम में है भी नहीं, तो मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया। अरे रिकॉर्ड करना भूल गए तो क्या होगा, अब रिकॉर्ड कर दो। अब अगर आप सेल की एंट्री करते हो तो क्या एंट्री करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर में प्लस कर दो और सेल में प्लस कर दो। सेल कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, वहां प्लस हो जाएगी। डेटर कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में प्लस कर दो। इन पॉइंट नंबर 17 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है बेटा आपको, एक और वीडियो थी बेटा हमारी पहली जिसके अंदर हमने डेट्स की बड़ी सारी एडजस्टमेंट कर रखी है।
एक बैड डेट्स होते हैं, एक फर्दर बैड डेट्स होते हैं, एक न्यू प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में दिया होता है, एक ओल्ड प्रोविजन जो हमें पुरानी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उसकी बेटा एक पूरी वीडियो है जो इससे पिछली थी, वो मैंने आपको दे रखी है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो 20,000 रुपीज़ की हमने सेल की थी, जिसको हम सेल में रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी कि 20,000 रुपीज़ हम डेटर में प्लस करना भूल गए, तो ये 20,000 रुपीज़ डेटर में प्लस करने के बाद एडजस्टमेंट में जो न्यू प्रोविजन होता है, वो न्यू प्रोविजन प्लस करने के बाद वाले फिगर पे बनेगा। सर याद दिलाओ, लो बेटा याद दिलाता हूँ आपको। यहाँ पर जहां तक मुझे याद है, यहाँ पर आपको डेटर्स दे रखे थे 1,00,000 और 4,000 रुपए के, ठीक है जी। यहाँ फर्दर बेड डेट्स दे रखे हैं मान लो 4,000 रुपए के। यहाँ कहता है न्यू प्रोविजन आपको बनाना है @10%, और उसके अलावा ये वाली एडजस्टमेंट भी है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बेटा जो आपको पुराने ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स दे रखे होते हैं डेबिट साइड में, फॉर एग्जांपल 2,000 दे रखे हैं, तो सबसे पहले लेंगे बेड डेट्स, ऐड फर्दर बेड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन मैंने आपको ऐसे समझाया था, इस 1,04,000 में से वाले 4,000 माइनस करने के बाद जो 1,00,000 रुपए के डेटर्स आएंगे उस पर न्यू प्रोविजन बनेगा। अब इस 1,00,000 रुपए में ये वाले 20,000 रुपीज और प्लस कर दें, उसके अंदर जो उसके बाद जो फिगर आएगा बेटा 1,20,000, उसके लिए 10% का अब क्या बनेगा, प्रोविजन। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। जहां हम इसको एक चीज और भी तो बोल सकते हैं, हम इसको एरर भी तो बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर। देखो ना, हमने गुड्स सेल कर दी, हमने गुड डिस्पैच कर दी, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो गलती दो तरह की होती है, सही एंट्री ना करना भी गलती होती है, और गलती करना तो गलती है ही। तो क्या हम यहाँ पर कोई करेक्ट एंट्री करना भूल गए? हाँ, अगर बेटा हम यहाँ कोई करेक्ट एंट्री करना भूल गए तो ये हमारी गलती, हम सबसे पहले गलती को सुधारेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद जो फिगर सामने आएगा उस पर फिर प्रोविजन वगैरह डिस्काउंट वगैरह दिए जाएंगे। तो ये होगी बेटा आपके एडजस्ट नंबर 17। एडजस्ट नंबर 18 बेटा बिल्कुल इसके जैसी है, बस सेल की जगह वहां यहाँ वर्ड क्या है, परचेज, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज एंड इन स्टॉक। गुड्स मैंने परचेज करी और स्टॉक में भी है, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अरे आपने गुड्स परचेज करी, रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड कर लो। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज में कर दीजिए प्लस, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में क्या कर दीजिए प्लस, बात खत्म। जितने रुपए की गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज की गुड्स हैं जो आपने परचेज करी, आपके स्टॉक में भी, आपने रिकॉर्ड करना भूल गए, बस कोई बात नहीं, परचेज में रिकॉर्ड करना भूल गए, परचेज में रिकॉर्ड कर दो। और कंफर्म बेटा, ये आपने उधार परचेज किया होगा, उधार परचेज करा होगा तो क्रेडिटर पैदा होते हैं, क्रेडिटर्स में भी क्या कर दो प्लस। एडजस्ट नंबर 17 और 18 एक दूसरे की रिवर्स हैं। ये बेची थी, डिस्पैच कर दी थी, रिकॉर्ड करना भूल गए, ये खरीदी है, स्टॉक में भी हैं, लिखना भूल गए। एडजस्टमेंट नंबर 17 खत्म, एडजस्टमेंट नंबर 18 खत्म। बारी किसके बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 19। मैंने पहले ही कहा था बेटा एडजस्टमेंट नंबर 19 में भी थोड़ा सा आपका क्या लगेगा, दिमाग। बड़े ध्यान से करना स्टार्ट करते हैं बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 19 क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 19 सर, एडजस्टमेंट नंबर 19 में क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 19 में कह रहा है सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस होता क्या है वो समझे बेटा। मैंने मैंने क्या करा, 15,000 रुपीज की कॉस्ट वाली गुड्स 20,000 रुपीज में किसी को सेल कर दी, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख दिया हमने राम को, हमने सेल कर दी। लेकिन हमने राम को कहा कि तेरे पास भैया 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर अंदर अगर तुझे गुड्स पसंद आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर क्या कर दियो वापिस। और अगर 10 दिन के अंदर ये गुड्स वापिस नहीं आई, अगर 10 दिन के अंदर ये गुड्स वापस नहीं आई तो ये सेल मान ली जाएगी। इट मींस राम के पास ऑप्शन है कि वो 10 दिन के अंदर चाहे तो ये गुड्स मेरे को क्या कर सकता है, वापस, क्योंकि मैंने तो क्या करी है, सेल। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है और क्या नहीं है वो ध्यान से सुनो। दिस इज माई अकाउंटिंग ईयर। मैंने यहां पर राम को चीज ट्रांसफर कर दी और यहां पर बेटा उसके 10 दिन खत्म हो गए। तो इस दिन 100% क्लियर हो जाएगा कि उसने माल लिया या नहीं लिया। रीजन बिहाइंड दैट, ये वाले 10 दिन उसके हो गए खत्म। मैंने उसको 10 दिन सोचने का टाइम दिया, 10 दिन हो गए खत्म। तो 10 दिन में क्लियर कट हो जाएगा कि राम ने माल वापस दे दिया या वो सेल होगी। अगर वो सेल होगी तो बेटा उसको डेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर वो सेल नहीं होगी तो अलग हो जाएगी, वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम इस सिचुएशन में आती है, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है।
मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर फॉर एग्जांपल हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 31 मार्च से 4 दिन पहले मैंने यहाँ पर उसको 15,000 रुपीज की गुड्स 20,000 रुपीज में अप्रूवल पे बेच दी और कहा कि भाई तेरे पास सोचने के कितने दिन है, 10 दिन। 10 दिन कब खत्म होंगे, 10 दिन सर, 10 दिन बाद खत्म होंगे। बेटा जो 10 दिन खत्म हो रहे हैं ये वाला दिन तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 31 मार्च से 4 दिन पहले उसको चीज बेची और कहा 10 दिन में सोच ले, तो अगले साल के 6 दिन के बाद इस दिन पता चलेगा कि सेल हुई है या सेल नहीं हुई। हम अपने अकाउंट्स क्लोज करें 31 मार्च को, 31 मार्च को बेटा हम इसे सेल नहीं मान सकते। अगर बेटा हमने इसको सेल मान लिया तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आपका ओवररूल हो जाएगा, जिसमें कहा जाता था कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आपको क्या करना है, इग्नोर। क्या राम के पास राइट है कि वो मुझे सामान वापस दे सकता है, आंसर इज यस। तो मैं इसको अभी तक सेल नहीं मान सकता क्योंकि वो कभी भी मुझे माल क्या दे सकता है, वापस। तो क्या करें, इसके अंदर दो चीजें ध्यान से देखनी है। इसकी कॉस्ट कितनी थी सर, 15,000। कॉस्ट कितनी थी, 15,000। और मैंने सेल कितने में करा था, 20,000 में। क्या ये सेल्स फाइनल हो चुकी, आंसर इज नो। तो क्या करना है, इस 20,000 रुपीज को सेल में से माइनस करना है, एज वेल एज डेटर में से माइनस करना है। हाँ, इस 20,000 रुपीज को सेल एज वेल एज डेटर दोनों में से क्या करना है, माइनस। और इस 15,000 रुपीज को स्टॉक मानते हुए, स्टॉक तो बेटा हमेशा किस पे आता है, कोस्ट पे। ध्यान रखें 15,000 रुपीज को आपने स्टॉक में क्या करना है, प्लस। और कौन से स्टॉक में प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक में। और क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में और एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो जहां ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है उसमें 15,000 प्लस करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जहां क्लोजिंग स्टॉक लिखा है उसमें 15,000 प्लस करेंगे, सेल में से बेटा 20,000 माइनस करेंगे और डेटर में से भी 20,000 क्या करेंगे, माइनस। यहां पर एक बात और बता दूं, जब डेटर्स आ गया, जब ये डेटर्स आ गया तो बेटा इसका प्रोविजन आएगा ही आएगा। तो 20,000 रुपीज के डेटर माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा ना बेटा, डेटर का जो फिगर, ये वाले 20,000 अप्रूवल वाले माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उस पर प्रोविजन बनेगा। जैसे इससे पिछले एडजस्टमेंट में प्लस करने के बाद प्रोविजन बनाया था, ऐसे ही बेटा इसके अंदर माइनस करने के बाद प्रोविजन बनेगा। बाकी सारी चीजें बेटा सेम। ये मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, एडजस्टमेंट नंबर 19। एडजस्टमेंट नंबर 19 के बाद हमारी स्टार्ट हुई बेटा एडजस्टमेंट नंबर 20। एडजस्टमेंट नंबर 20 क्या कहता है, बड़ी आसान है एडजस्टमेंट नंबर 20। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स कहाँ हैं और रास्ते में, रिकॉर्डेड इन परचेज। सर समझ नहीं आया, बड़ा आसान है बेटा, दोबारा समझो। इस वीडियो की बेटा लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 20 क्या कहता है, मैंने किसी से गुड्स परचेज करी। गुड्स क्या करी मैंने, परचेज। ठीक है जी। गुड्स अगर मैंने इसको परचेज कर लिया है और इसकी मैंने पेमेंट भी कर दी, इसकी मैंने पेमेंट भी कर दी, लेकिन सामने वाले ने गुड्स डिलीवर तो कर दी है लेकिन मेरे पास अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मतलब माल अभी रास्ते में, ट्रक में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन खास बात क्या कह रहा है कि मैं इसको परचेज में रिकॉर्ड कर चुका। इट मींस परचेज जो दिखा रखी है वो बिल्कुल क्या दिखा रखी है, सही। तो क्या चीज नहीं दिखा रखी, सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब आपने इसको स्टॉक में प्लस नहीं करा अभी तक। तो स्टॉक दो जगह जाता है, एक जाएगा बेटा आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एक जाएगा आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिर समझे, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज करी, उसकी पेमेंट भी कर दी, परचेज में भी लिख दिया, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हुआ क्या, वो सामान जिससे हमने खरीदा है उसने डिलीवर कर दिया, उसने डिलीवर कर दिया, ट्रक में डाल दिया, ट्रक अभी आ रहा है, आ रहा है, अभी ट्रक आया नहीं और 31 मार्च आ गई है, मेरे पास प्रैक्टिकली गोदाम में माल वो नहीं आया जिसकी मैं पेमेंट कर चुका, परचेज में लिख चुका। तो बेटा मैंने इस माल को जब परचेज करा था तो मैंने स्टॉक में अभी तक ये आया नहीं है, स्टॉक मैंने इसको अब तक प्लस नहीं कर रखा। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है वहां लिखा जाएगा और दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो मुझे उम्मीद है ये सारी की सारी एडजस्टमेंट बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। मैं क्विकली फटाफट से आपको एडजस्टमेंट नंबर 13 से लेकर एडजस्टमेंट नंबर 20 तक करवा देता हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ साथ बड़े ध्यान से करते रहेंगे, फटाफट मैं अभी स्पीड तेज कर रहा हूँ। सबसे पहले करते हैं बेटा आसान मोड वाली पहले करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 14। गुड्स मैंने क्या दे दी बेटा, दान में दे दी, परचेज में से क्या करेंगे, माइनस, पेंडल में क्या करेंगे, डेबिट। दूसरी एडजस्टमेंट नंबर 15, मैंने गुड्स दे दी फ्री सैंपल, सेम ट्रीटमेंट, पहले क्या करेंगे परचेज में से माइनस, फिर क्या करेंगे पेंडल में डेबिट, एडवर्टीजमेंट के नाम से या फ्री सैंपल के नाम से।
एडिशन नंबर 16 क्या है, गुड्स। गुड्स की मैंने क्या कर लिया बेटा, ड्राइंग। ड्राइंग का क्या करेंगे, एक वही परचेज में से क्या करेंगे, माइनस, दोबारा ड्राइंग में प्लस कर देंगे, और यू कैन से दैट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से जहां ड्राइंग माइनस होती है वहां पर इसको भी क्या कर दिया जाएगा, माइनस। एडिशन नंबर 17 क्या कहती है, गुड्स मैंने बेच दी, डिस्पैच भी कर दी, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लेकिन मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया। कोई बात नहीं, सेल को से लिखना भूल गए, डेटर्स को डेटर लिखना भूल गए, अब सेल में प्लस कर दो, डेटर में प्लस कर दो। खास बात क्या याद रखनी है, डेटर में प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा बाकी डेटर्स के प्रोविजन उसके ऊपर बनेंगे। एडजस्ट नंबर 18, गुड्स परचेज करी, स्टॉक में भी है लेकिन मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया। कोई बात नहीं, परचेज लिखनी भूल गया, परचेज लिख दो। और अगर आप बेटा परचेज लिखनी भूल गए तो आपने क्रेडिटर्स लिखने भी भूल गए होगे, परचेज में प्लस कर दो और क्रेडिटर्स में क्या कर दो, प्लस। उसके बाद बात करते हैं एडजस्ट नंबर 20 की। मैंने गुड्स परचेज करी, उसकी पेमेंट कर दी, रिकॉर्ड भी कर ली, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे पास अभी तक पहुंची नहीं है, गुड्स अभी रास्ते में है, तो क्लोजिंग स्टॉक में इसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जहाँ क्लोजिंग स्टॉक है वहां, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जहाँ क्लोजिंग स्टॉक है वहां। अब बची बेटा एडजस्ट नंबर 13 और एडजस्ट नंबर 19। 13 की दो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, इसके फिर दो केस बनेंगे। मैंने उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। इंश्योरेंस करवाया है चाहे नहीं करवाया, जितने रुपए की गुड्स में आग लगी वो परचेज में से माइनस। परचेज में से माइनस करने के बाद दो बातें, मैंने इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा, जितने रुपए का मेरे गलत हो गया, जितने रुपए का सामान मेरे गोदाम में था और जिसमें आग लगी है वो सारा का सारा मेरा लॉस माना जाएगा, पीएनएल में क्या हो गया, डेबिट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का माल था, आग लग गई और खराब हो गया, मैंने इंश्योरेंस करा ही नहीं रखा, तो 10 के 10,000 रुपए का लॉस। दूसरा केस मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं पूरे 10 दूंगी, दिए नहीं है, कह रही है मैं पूरे 10 दूंगी, मैंने कहा ठीक, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 10। इंश्योरेंस कंपनी कहती है 10 नहीं मैं तो 7 दूंगी, मैंने कहा ले 7 बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और कितने रुपए का लॉस प्रैक्टिकली मुझे बचा, 3,000 रुपीज का, वो पीएनएल में डेबिट। अगली बात करते हैं बेटा फिक्स एसेट का क्या हो गया, लॉस। फिक्स एसेट के लॉस की फिर दो चर्चा, हर चर्चा के अंदर फिर दो चर्चा। मतलब फिक्स एसेट की डेट ऑफ फायर दे रखी है, डेट ऑफ फायर नहीं दे रखी है। अगर डेट ऑफ फायर दे रखी है तो बेटा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होगा, और अगर डेट ऑफ फायर नहीं दे रखी तो मैं साल के पहले दिन आग लगी मानूंगा और उस पर डेप्शन चार्ज नहीं करेंगे, उसके हिसाब से बेटा उसका लॉस ट्रीट होगा, और बाकी जो गुड्स की ट्रीटमेंट की थी वो इस फिक्स एसेट की हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर दे रखी है कि 6 महीने बाद आग लगी, तो पहले तो जिसमें आग लगी उस पर 6 महीने का डेप्शन चार्ज होगा, वो पीएनएल में डेबिट जाएगा, बाकी जो फिगर बच गया उसको सोल्व करेंगे कि इंश्योरेंस करवा रखा है कि नहीं करवा रखा तो कितने पैसे मिले, कितना पीएनएल में, कितना बैलेंस शीट में। और अगर बेटा जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें बेटा हमने 2 लाख का फर्नीचर लिया था, उसमें से 50,000 के फर्नीचर में आग लगाई थी, तो रिमेनिंग जो 1.5 लाख का फर्नीचर बच गया था उसमें से डेप्शन माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और 1.5 लाख की जो डेबिशन है वो पीएनएल में जाएगी ही जाएगी। ये था बेटा आपका लॉस बाय फायर। मुझे उम्मीद है बेटा ये एडजस्टमेंट नंबर 13 से लेकर बेटा एडजस्टमेंट नंबर 20 आपको सारी समझ में आ गई होंगी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।